राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का जो ट्रिपल रिस्पांस वाला जो एक इसमें सेक्शन है वो रह गया था पिछले वीडियो में। तो हम पहले सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के बारे में, जो भी वास्कुलर इवेंट्स में हमने देखा था कल, हीमोडायनामिक चेंजेस और अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी के बारे में। वो सब कुछ देखने के बाद एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन सब चीज़ों का, और फिर ट्रिपल रिस्पांस को हम इस वीडियो में एंड में कवर अप करेंगे, और फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो भी रिस्पांस है ये यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। इसके बाद के वीडियोस में इन्फ्लेमेशन अभी अपलोड नहीं होगा, फिर हम नेक्रोसिस देखेंगे और उसके बाद हम डिटेल इन्फ्लेमेशन फिर से करेंगे। सो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय द होस्ट टू एनी etiological agent or infectious agent is a continuous process, but it can be divided into following two aspects. फर्स्ट वास्कुलर इवेंट्स एंड सेकेंड सेल्यूलर इवेंट्स। पहला वास्कुलर इवेंट और दूसरा सेल्यूलर इवेंट। Intimately linked to this two process is the release of chemical mediators of acute inflammation. So in short, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है होस्ट का टू एनी etiological एजेंट, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको हम दो एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वास्कुलर इवेंट में और सेल्यूलर इवेंट में। इसके साथ एक इंटीमेटली लिंक्ड प्रोसेस है जो कि है केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज होने की। ये तीनों चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है पढ़नी है हमें, उसमें से सबसे पहली चीज़ हम आज कवर करेंगे वास्कुलर इवेंट्स, बाकी की दो चीज़ों को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। सो वास्कुलर इवेंट्स को हमने रिवाइज करना है सब कुछ जो भी हमने पिछली वीडियो में किया है उसी को। सो इसलिए हम स्पीड बेस थोड़ा करेंगे और फिर उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दूसरी बार रिवाइज करके फिर ट्रिपल रिस्पॉन्स को देखेंगे। So alteration in the microvasculature, that is arterioles, capillaries and venules, is the earliest response to the tissue injury. Alteration माइक्रोवास्कुलेचर का, जैसे कि आर्टीरियल्स है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स का, ये अर्लीस्ट रिस्पॉन्स है टू एनी टिश्यू इंजरी। दिस अल्ट्रेशन इंक्लूड्स हीमोडाइनामिक चेंजेस एंड अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी। ये अल्ट्रेशन क्या इंक्लूड करेगा? हीमोडाइनामिक चेंजेस को एंड अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी को। हीमोडाइनामिक चेंजेस एंड अल्टर्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी। This alteration includes hemodynamic changes and altered vascular permeability. So alteration is the microvasculature, arterioles, capillaries and venules is the earliest response to tissue injury. This alteration includes hemodynamic changes and altered vascular permeability. पहला है हेमोडाइनामिक चेंजेस। द अर्लीस्ट फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिजल्ट्स फ्रॉम चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर, दैट इज लेवल ऑफ एबिलिटी ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द इंजर्ड टिश्यू। सो हेमोडाइनामिक चेंजेस है कि ये अर्लीस्ट फीचर है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। ये एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस होता है आफ्टर द चेंजेस ऑफ वास्कुलर फ्लो। जब भी वास्कुलर फ्लो में चेंजेस होंगे उसके बाद, और जो कैलिबर है मतलब जो लेवल ऑफ एबिलिटी है स्मॉल ब्लड वेसल्स का, उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए तो उसके बाद इंजर्ड टिश्यूज़ में ये चीज़ें सबसे पहले अर्लीस्ट फीचर के फॉर्म में शो होगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम 5 चीज़ें देखेंगे: ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, वासोडाइलेटेशन, चेंजेस इन लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, स्लोइंग ऑन स्टेसिस एंड ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशन। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये होता है आर्टेरियोल्स के लेवल पर, मैक्सिमम 99% ही आर्टेरियोल्स के लेवल पर होता है। 1-2% हो सकता है वेन्यूल्स या कैपिलरी में हो। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सेल इंजरी, किस टाइप की सेल इंजरी है उससे इर्रेस्पेक्टिव होकर इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स इज ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स। जो इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स है वो है ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल। वो क्या है? ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो तुरंत होगा इमीडिएट रिस्पॉन्स के फॉर्म में इन द आर्टेरियल्स। With mild form of injury, the blood flow may be re-established in 3 to 5 seconds, and while more severe injury, the vasoconstriction may last for about 5 minutes. तो क्या होगा कि अगर माइल्ड इंजरी है तो जो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ब्लड फ्लो का री-एस्टेब्लिशमेंट है वो 3 to 5 सेकेंड्स में हो जाएगा, लेकिन अगर इंजरी थोड़ी सीवियर है देन वासोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो 5 मिनट से ज़्यादा आसपास स्टे कर सकता है। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेल इंजरी, इमीडिएट वास्कुलर रिस्पॉन्स इज द ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। ट्रांजिएंट मीन्स उसका नाम ही बता रहा है कि फॉर स्मॉल पीरियड। ट्रांजिएंट वासोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स विथ माइल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी, द ब्लड फ्लो मे बी re-established in 3 to 5 seconds, and while with the more severe injury, the vasoconstriction may last for about 5 minutes.
Vasodilatation, persistent progressive vasodilatation. Next follows persistent progressive vasodilatation, which involves mainly arterial but to the lesser extent affect other components of the microcirculation like venules and capillary. So vasoconstriction के बाद उसको कौन फॉलो करता है? vasodilatation. vasodilatation कैसा है? persistent और प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यू रहने वाला, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ता रहने वाला. सो पर्सिस्टेंट प्रोग्रेसिव वाजोडाइलेटेशन, इसमें क्या होता है? मेनली ये इन्वॉल्व करता है आर्टीरियोल्स को, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक. वहाँ पर 1-2% चांस है, यहाँ पर हो सकता है 5-6% चांस है. सो लेजर एक्सटेंट तक ये अफेक्ट करेंगे माइक्रो सर्कुलेशन के अदर कंपोनेंट्स को, जो कि है वेन्यूल्स और कैपिलरीज. इसमें चेंजेस जो है वो विद इन इंजरी के हाफ एन आवर के विद इन होने लगेंगे. वाजोडाइलेशन के जो चेंजेस है वो वाजोडाइलेशन में क्या होगा बेसिकली? तो वाजोडाइलेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम. इसमें वाजोडाइलेशन यानी कि ब्लड कैपिलरी है, पहले ये नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्ट हुई, इससे छोटी हुई, फिर वाजोडाइलेशन हुआ, बड़ी हुई, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज होगा इन माइक्रो मैस्कुलर बेड ऑफ द एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडनेस. जहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो रेडनेस, ब्लड जितना ज़्यादा है तो रेडनेस बढ़ेगी. र्यूबर, फर्स्ट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. वार्मथ मीन्स कैलर, क्योंकि सडनली वाजोडाइलेशन के बाद जो इंक्रीज इन ब्लड रश हुआ है तो उसमें से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, वार्मथ होगा, तो कैलर at the site of acute inflammation. So vasodilatation results in increased blood volume in microvasculature bed of the area which is responsible for redness and warmth, that is rubor and calor at the site of acute inflammation. So ये बात हुई vasodilatation की. कैसा vasodilatation? Persistent progressive vasodilatation involves mainly arterioles and up to lesser extent also affects other components like microcirculation जैसे कि venules और capillaries. This changes is obvious within half an hour of the injury. Half an hour of the injury के अंदर होने वाले obvious changes है, ये होता ही है vasodilatation. Vasodilatation results in increased blood volume in microvasculature bed of the area which is responsible for redness and warmth at the site of acute inflammation. कौन सी दो साइंस vasodilatation में हमें इन्फ्लामेशन को देखने को मिलेगी? तो कि रेडनेस एंड वार्मथ, र्यूबर एंड कैलर. नाउ थर्ड पॉइंट इज चेंजेस इन लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. तो पहला कॉन्स्ट्रिक्शन, फिर डायलेटेशन. तो अब चेंजेस हुए लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में. क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वहाँ का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसड्यूशन होगा फ्लूइड का इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस. ट्रांसड्यूशन मीन स्क्वीजिंग. हमने पिछली वीडियो में भी देखा था. नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है, इसकी पहले कॉन्ट्रिक्शन हुई, फिर डायलेटेशन हुई, अब वो अपनी बैक टू नॉर्मल लेवल पे आना चाहेगी. सो इसकी वजह से यहाँ पर बढ़ने की वजह से पहले ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, फिर उसकी वजह से एलिवेट हुआ लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका रिजल्ट में क्या होगा कि नॉर्मल लेवल पे आने के लिए स्क्वीज करेगी एक्स्ट्रा फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में. तो यहाँ पर ट्रांसड्यूशन होगा फ्लूइड का इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग एट द लोकल साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन. इसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होगा एट द लोकल साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो कि थर्ड साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ट्यूमर. नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्लोइंग एंड स्टेसिस. स्लोइंग एंड स्टेसिस में क्या होगा? फ्लूइड निकलने लगा है, रेड ब्लड सेल्स को निकलने में देर लगेगी, तो ज़्यादा फ्लूइड अब बह चुका है बाहर, तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बढ़ गया है, जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पहले जैसा फ्लो अब नहीं रहा है, फ्लो में कमी आ गई है. स्लोइंग एंड स्टेसिस ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन फॉलोज विच कॉजेज इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स एंड दस इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी. अब फिफ्थ है ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेशन. ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन क्यों किया जाएगा? क्योंकि ल्यूकोसाइट्स है वो मार्जिनेट कर जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर गैप बने हैं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, ताकि और फ्लूइड अब बाहर ना जाए या फिर और अब इन्फ्लेमेशन आगे ना बढ़े और जो भी कुछ वहाँ पर डैमेज हुआ है उसको ठीक करने के लिए. सो stasis or slowing followed by leukocyte margination or peripheral orientation of leukocytes, mainly neutrophils. mainly acute inflammation में क्या यूज होगा? न्यूट्रोफिल्स. मेनली क्या इंक्लूड होगा यहाँ पर? न्यूट्रोफिल्स अलोंग द वास्कुलर एंडोथेलियम. वास्कुलर एंडोथेलियम के साथ साथ द ल्यूकोसाइट स्टिक टू द वास्कुलर एंडोथेलियम. अब ल्यूकोसाइट वो स्टिक कर जाएंगे यहाँ पर वास्कुलर एंडोथेलियम पे एंड देन मूव एंड मार्जिनेट थ्रू द गेप्स बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स. और फिर वो मूव करेंगे और मार्जिनेट करेंगे एंडोथेलियल सेल्स और एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस के बीच में जो गैप बने हैं वहाँ पर. तो बेसिकली ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन में ये होगा कि जो पेरिफेरल ओरिएंटेशन होगा बेसिकली ल्यूकोसाइट्स का, जिसमें मेनली न्यूट्रोफिल्स इंक्लूडेड होंगे. तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेनली कौन से सेल्स देखे जाएंगे? न्यूट्रोफिल्स. और ये वास्कुलर एंडोथेलियम पे जाके स्टिक हो जाएंगे. स्टिक होने के बाद ये वहाँ पर मूव और माइग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से जो गैप है इन बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स एंड एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस, इसके बीच में वो जाकर वहाँ पर स्टिक हो जाएंगे. इसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन. सो हीमोडायनामिक चेंजेस और जो अल्टर्ड
अल्ट्रेशन इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी है, उसके हमने 5 स्टेजेस देखे, 5 स्टेप्स देखे। ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोडाइलेटेशन, चेंजेस इन लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्लोइंग एंड स्टेसिस एंड ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। अब कोई भी प्रकार की वहाँ पर इंजरी हुई या फिर इंजरियस एजेंट वहाँ पर आ गया, तो अब क्या हुआ, ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन, कुछ सेकंड के लिए 3 to 5 सेकंड या फिर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, मिनिमम कितना 3 to 5 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ। यहाँ पर जो आर्टरी है या फिर आर्टेरियोल है वो कॉन्ट्रिक्ट हो गया, ट्रांजिएंट वासोकंस्ट्रिक्शन। अब क्या हुआ, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वासोडाइलेटेशन। अब धीरे धीरे परसिस्टेंटली प्रोग्रेसिवली आर्टरी जो है वो डायलेट होती गई, डायलेट होती गई, डायलेट होती गई। अब यहाँ पर डायलेटेशन के साथ साथ क्या होगा, ब्लड ड्रस इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो र्यूबर और केलर नाम की 2 इन्फ्लामेटरी साइंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेनली वासोडाइलेटेशन आर्टेरियोल्स पे होगा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ये अफेक्ट करेगा वेन्यूल्स को भी, कैपिलरीज को भी। तो 2 इन्फ्लामेशन की साइन हमने वासोडाइलेटेशन में देखी, र्यूबर एंड केलर, दैट इज रेडनेस एंड वार्म। नाउ थर्ड पॉइंट, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से अब जो फ्लूइड है वो बाहर जाने लगेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में। तो कि ट्रांसलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। यहाँ पर हमने थर्ड साइन देखी स्वेलिंग की, जिसको हम बोलेंगे ट्यूमर। फिर क्या होगा, फ्लूइड जाने लगा तो रेड ब्लड सेल्स अब ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगे, कॉन्सेंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स की बढ़ गई, और वहाँ पर अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से ब्लड विस्कोसिटी भी बढ़ गई, जिसकी वजह से स्लोइंग और स्टेसिस हुआ। तो ड्यू टू द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी, स्लोइंग और स्टेसिस नाम की 2 चीज़ें होंगी। ओके, एंड अब 5वीं चीज़ जो होगी यहाँ पर वो होगा ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन। अब यहाँ पर जो एंडोथेलियम है वहाँ पर जाकर ल्यूकोसाइड्स जिस गैप से फ्लूइड लीक हो रहा है वहाँ पर जाकर स्टिक कर जाएंगे इन बिटवीन द एंडोथेलियम एंड एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस के बीच में, ताकि और फ्लूइड अब बाहर ना जाए और जो भी चेंजेस हुए हैं उसको वो ठीक कर पाए। तो ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन, जिसको हम पेरिफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइड भी बोलेंगे, और मेनली कौन से होंगे, न्यूट्रोफिल्स, मेनली न्यूट्रोफिल्स। तो ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वास्कुलर चेंजेस, सॉरी हिमोडाइनामिक चेंजेस नहीं, यहाँ पर करेक्शन करके वास्कुलर चेंजेस लिख डालना। वास्कुलर चेंजेस जो भी है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टाइम पर, वो सारे चेंजेस। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरे डायग्राम को देख लीजिए, वेट सेकेंड, एक बार फिर से देख लीजिए पूरे डायग्राम को। नॉर्मल ब्लड वेसल से वासोकंस्ट्रिक्शन, फिर वासोडाइलेटेशन, फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का इंक्रीज होना, और ब्लड का जो फ्लूइड है उसका ट्रांसड्यूशन मीन स्क्वीजिंग ऑफ द फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, फिर स्लोइंग एंड स्टेसिस एंड ल्यूकोसाइड मार्जिनेशन। यहाँ तक ही बात हुई, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ वास्कुलर इवेंट्स का। अब हम देखेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब हम देखेंगे ट्रिपल रिस्पॉन्स, जिसमें हम देखेंगे फीचर्स ऑफ हीमोडायनामिक चेंजेस आर बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ल्यूइस एक्सपेरिमेंट। जो हीमोडायनामिक चेंजेस के जो फीचर्स है वो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किसने किए हैं, ल्यूइस के एक्सपेरिमेंट ने। एक्सपेरिमेंट, द स्किन ऑफ इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म इज स्ट्रोक्ड फिल्मली विथ अ ब्लंट पॉइंट सच एज पेंसिल एंड चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो स्किन है, जिसकी इनर एस्पेक्ट है फोरआर्म की, यानी कि बेसिकली ये स्किन, जहाँ ये हाथ है ये स्किन, बेसिकली फोरआर्म की जो इनर स्किन है वहाँ पर स्ट्रोक्ड फिल्मली मीन्स बहुत ही जोर से पेंसिल का ब्लंट पॉइंट, पॉइंटेड पॉइंट नहीं, ब्लंट पॉइंट को वहाँ पर मारा गया, और फिर वहाँ पर जो चेंजेस हुए उसको नोटिस किया गया। रिएक्शन ड्रोन आउट इज नॉन एज ट्रिपल रिस्पॉन्स और रेड लाइन रिस्पॉन्स। इसके बाद जो रिएक्शन यहाँ से हमें मिले इसको हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स या फिर रेड लाइन रिस्पॉन्स। रेड लाइन अपीयर्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। रेड लाइन है, वहाँ पर हमने पेंसिल जब जोर से मारी तो रेड लाइन थोड़ी ही सेकंड में वहाँ पर अपीयर हो गई। आफ्टर स्ट्रोकिंग, स्ट्रोक करने के बाद तुरंत रेड लाइन अपीयर हो गई। दिस इज ड्यू टू द लोकल वासोडाइलेटेशन ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ये क्यों हुआ, लोकल वासोडाइलेटेशन हुआ कैपिलरीज और वेन्यूल्स का, उसकी वजह से तुरंत वहाँ पर रेड लाइन प्रोड्यूस हो गई। फ्लेयर इज द ब्राइट रेडिश अपीयरेंस और फ्लश अराउंडिंग द रेड लाइन। अब फ्लेयर प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो रेड लाइन प्रोड्यूस हुई उसके आसपास अब ब्राइट रेडिश अपीयरेंस हुई, फ्लश हुआ सराउंडिंग रेड लाइन में, रेड लाइन के सराउंडिंग अब वहाँ पर ब्राइट रेडिश अपीयरेंस हुआ, क्योंकि वहाँ पर ब्लड अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। द रिजल्ट फ्रॉम वासोडाइलेटेशन ऑफ एडजेसेंट आर्टेरियोल्स। अब वहाँ के आर्टेरियोल्स के जो है मतलब वासोडाइलेटेशन की वजह से पहले तो रेड लाइन अपीयर हुई, क्योंकि उस पर्टिकुलर जहाँ पर पेंसिल लगी उस पर्टिकुलर कैपिलरीज में इंजरी के
जहाँ पर हुई है वहाँ पर वाजोडाइलेटेशन हुआ तो रेड लाइन आई। फिर उसके आसपास के एडजेसेंट आर्टेरियोल्स में वाजोडाइलेटेशन हुआ जिसकी वजह से फ्लेयर प्रोड्यूस हुआ। फ्लेयर इज द ब्राइट रेडिश अपीयरेंस और फ्लश सराउंडिंग द रेड लाइन, द रिजल्ट फ्रॉम वाजोडाइलेटेशन ऑफ एडजेसेंट आर्टेरियोल्स। WHEAL is the swelling or edema of the surrounding skin. This occurs due to the transudation of fluids into the extravascular space. अब वहाँ पर अब थोड़ा विल्ड काइंड ऑफ फॉर्मेशन होगा, स्वेलिंग और इडिमा जैसा आपको लगेगा कि अब वहाँ पर स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग और इडिमा ऑफ सराउंडिंग स्किन। दिस ऑकर्स ड्यू टू द ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड। ये क्यों होगा? क्योंकि ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड होगा, स्क्वीजिंग आउट ऑफ फ्लूइड होगा फ्रॉम द माइक्रोवास्कुलेचर्स एंड इसकी वजह से फ्लूइड को बाहर आने की वजह से, एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में आने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग और इडिमा जैसी कंडीशन डेवलप होगी जिसको हम व्हील बोलेंगे। तो पहली रेड लाइन, दूसरी फ्लेयर और तीसरा व्हील। These features thus reflect the classical signs of inflammation: redness, heat, swelling, and fourth feature is pain due to the mild trauma to cutaneous nerve ending, and last is loss of function. So ये चीज़ें हमने ट्रिपल रिस्पॉन्स में नोटिस की, इसीलिए इसको इन्फ्लामेशन के साथ कंपेयर करते हैं और ये एक रिस्पॉन्स है जो हम इन्फ्लामेशन के साथ ही साथ पढ़ते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स, ताकि ये सारी इन्फ्लामेशन की साइंस को कैसे प्रैक्टिकली दिखाता है ये इसके बारे में हमें समझ लेता है। तो ये यहाँ पर हमने एक्यूट इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स को कंप्लीट किया है। अब इन डिटेल जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, उसमें यहाँ तक का सब कुछ फ्रॉम द स्टार्टिंग पेज से लेकर अब तक का सब कुछ रिवीजन होगा। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी 20-25 मिनट की हो क्योंकि सब कुछ रिवाइज किया गया है, तो वो देख लेना अगर सब कुछ रिवाइज करना है, वन वीडियो में वन शॉट में देखना है तो। और इसके बाद अब अगर पैथोलॉजी के कोई लेक्चर्स आएंगे तो वो होंगे अबाउट नेक्रोसिस या फिर गैंग्रीन। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।